आप सुन रहे हैं नीरजा हेमेंद्र का लिखा हुआ उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 3। शाम को भी हम कॉलेज से साथ ही निकले। चंद्रकांता ने ऑटो छोड़कर कुछ दूर पैदल चलने का मन बनाया। मैं और चंद्रकांता पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे थे। खुली हवा में पैदल चलना मुझे भी अच्छा लग रहा था। जीवन की आपाधापी में मैं भूल चुकी थी कि कभी फरवरी मेरा पसंदीदा माह हुआ करता था। ये फरवरी माह ही तो चल रहा है। झारखंड के इस छोटे से शहर के आसपास बसे आदिवासी बाहुल्य गांव व हरियाली से ढका शांत परिवेश, सब कुछ कितना मनोरम लगता है। मेरा कॉलेज भी शहर की भीड़ भाड़, वाहनों के कोलाहल से दूर है। इस माह हवाओं में भी शरारत, चंचलता व शोखी का रंग घुल जाता है। इसका कारण तो यही है कि ये हवाएं वसंत ऋतु के स्वागत के लिए तत्पर हो उठती हैं। वसंत ऋतु संपूर्ण सृष्टि को अपने मनोहारी सौंदर्य से आच्छादित कर देता है। वृक्षों से पुराने पत्तों के गिरने के साथ ही नई कोपलें निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। आम्र मंजरियों व पुष्पों की सुगंध हवाओं में घुल जाती है। आज भी उसे हरियाली के मध्य इस सर्पीली सड़क पर चलना अच्छा लग रहा था। घने वृक्षों के पत्तों में छुपकर प्रणय करते रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय लग रही थी। मुख्य सड़क के खेतों व वृक्षों के झुरमुटों के पीछे बसे गांवों की झोपड़ियों से उठता धुआं इस बात का संकेत दे रहा था कि कृषक खेतों से घरों को लौटने लगे हैं तथा घरों में स्त्रियों ने भोजन बनाने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया है। सहसा दूर से आती एक लोकगीत की ध्वनि को सुनकर मैं और चंद्रकांता चलते चलते कुछ क्षण रुक कर सुनने लगे। हे रामा न पकड़ो कलैया, अबे मेरी बाली उमरिया। ये एक प्रणय गीत प्रतीत हो रहा था जिसे कोई आदिवासी स्त्री घर के कार्य करते करते गा रही थी। गीत के भाव व सुर हृदय को छुए जा रहे थे। जो सुन परिहें ई ससुरा हमार, लांगे न दहिए देहरिया, अबे मेरी बाली उमरिया, हे रामा न पकड़ो कलैया। फागुन मास में बहने वाली वासंती हवाओं की मादकता व सौंदर्यानुभूत के मध्य प्रेम रस में भीगा ये प्रणय गीत अल्हड़ नायिका के निश्चल प्रेम को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम था। गीत की स्वर लहरियां सुनने वाले को प्रेम के संसार में मानो झूला झुला रही हूँ। मैंने चंद्रकांता से कहा, इस गीत में कितनी मिठास है। चंद्रकांता गीत सुनने में मग्न थी। उसने समर्थन में सिर हिलाया। जो सुनी परी है ई देवरा हमारे, जाए न दहिए रसोईया, अबे मेरी बाली उमरिया, हे रामा न पकड़ो कलैया। मैं चंद्रकांता के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। गीत के स्वर की लहरियां पीछे छूटती जा रही थीं। चंद कदम दूर ऑटो स्टैंड था जहां से मुझे व चंद्रकांता को ऑटो लेकर घर जाना था। हम उधर ही जा रहे थे कि सहसा एक बाइक आकर हमारे समीप रुक गई। मैं व चंद्रकांता दोनों चौंक कर ठहर गए। बाइक सवार हेलमेट पहने था, अतः पहचानना मुश्किल था। हम एक दूसरे को अचकचाई दृष्टि से देख ही रहे थे कि उस व्यक्ति ने अपना हेलमेट उतार दिया। उफ, तो तुम हो। तुमने तो हम दोनों को अच्छा खासा डरा दिया। हेलमेट उतारते विक्रांत को देखकर चंद्रकांता बोल पड़ी। विक्रांत ठाका मारकर हंस पड़ा। आज हमारा मन इवनिंग वॉक करने का हो रहा था, बातों में हास्य का समावेश करते हुए चंद्रकांता ने कहा। अच्छा, आप लोग इतना कुछ कर रही थीं तो मुझे भी साथ ले लेती। विक्रांत ने भी हंसी के लहजे में उत्तर दिया। मैं चुप थी। बातें विक्रांत और चंद्रकांता के मध्य हो रही थीं। उस दिन पार्टी वाली घटना से मेरे मन में विक्रांत के प्रति अब भी नाराज़गी थी। यद्यपि उस घटना पर विक्रांत खेद प्रकट कर चुका है, पर अब जब भी मिलता है मेरे प्रति सहज होने का प्रयत्न भी करता है, किंतु मेरे मन में उसके प्रति भरी कड़वाहट अब भी बरकरार है। चंद्रकांता से बातें करते हुए विक्रांत मुझे ही देख रहा था। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए मैं असहज हो रही थी। चंद्रकांता इस स्थिति को समझ रही थी, अतः उसने वातावरण सामान्य करने का प्रयत्न करते हुए विक्रांत से पूछा, घर जा रहे हो? हाँ हाँ, क्या किसी को चलना है? विक्रांत ने कहा। नहीं, हम दो हैं, तुम्हारे साथ मात्र एक ही व्यक्ति जा सकता है, चंद्रकांता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे विक्रांत के साथ जाना ही नहीं था। बाइक से तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मुझे दूसरी दिशा की तरफ जाना है। नीलाक्षी का घर तुम्हारी तरफ पड़ता है, अतः उसे ही ले जाना सही रहेगा, चंद्रकांता ने तत्परता से कहा। यही ठीक रहेगा, विक्रांत ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा। जी नहीं धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी।
मैंने भी उसी तत्परता से चंद्रकांता की बातों का प्रतिकार किया। मैं वहाँ से चल पड़ी। मेरे साथ चंद्रकांता भी चल पड़ी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरे साथ चलते चलते उसने पूछा। हाँ, पर मैं आज तक किसी पर पुरुष के साथ बाइक पर नहीं बैठी हूँ। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। मैंने अपनी बात पूरी की। मेरी बात सुनकर चंद्रकांता जोर से हंस पड़ी। तुम कहाँ हो नीलाक्षी, किस दुनिया में? ये तो अब सामान्य सी बात हो चली है। कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में पढ़ने वाले, काम करने वाले स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियाँ आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। कहकर चंद्रकांता चुप हो गई। वो जानती थी मुझे जो उचित नहीं लगेगा वो मैं नहीं करूँगी। मैं और चंद्रकांता एक दूसरे से विदा लेते अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गए। विक्रांत भी हमारे साथ ऑटो स्टैंड तक आ गया था। वो देर तक मेरे ऑटो के इर्द गिर्द मुझे दिखता रहा, कभी 2 कदम आगे तो कभी साथ साथ। मुझे विक्रांत की बाइक की गति धीमी कर मेरे ऑटो के इर्द गिर्द चलना अच्छा नहीं लग रहा था। घर आकर फ्रेश होने के पश्चात मैंने चाय बनाई। अपनी माँ व बाबूजी की चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वे आपस में किसी बात पर चर्चा करने में व्यस्त थे। बाबूजी के चेहरे पर मुझे प्रसन्नता के भाव दिख रहे थे। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? वकील माथुर आए थे, अब तो डाइवोर्स के लिए वो लोग तैयार हैं। शीघ्र ही तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आगे की सोचना भी आवश्यक है। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी मैं खुलकर सांस भी नहीं ले पाई हूँ। मेरे पास अपना लक्ष्य है। आप तो जानते हैं कि मैं अर्थशास्त्र में रुचि रखती हूँ, उसमें कई शोध लिख चुकी हूँ। मैं उसमें बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी एक झमेले से मुक्त नहीं हो पाई हूँ, उसका दुष्परिणाम अभी तक भुगत रही हूँ। मैंने एक सांस में पापा को समझाते हुए कहा, क्या मैं आप पर बोझ बन रही हूँ? पापा की बातों का अर्थ समझते हुए तथा ये भली भांति जानते हुए भी कि पापा मुझे बोझ नहीं समझते, कुछ रुक कर मैंने अपनी बात पूरी की। मेरे पास पापा के प्रश्नों का कोई ऐसा उत्तर नहीं था जिसे देकर मैं उन्हें संतुष्ट कर सकूं। उम्र के इस पड़ाव पर मैं उनको चिंताओं से मुक्त कर सकूं। उनकी चिंता का एक मुख्य कारण मैं ही तो थी। इसलिए पापा की बातों का अर्थहीन बेतुका उत्तर देकर मैं निश्चिंत हो जाना चाहती थी, किंतु ये कहाँ संभव था। पापा ने आज मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का पक्का निश्चय कर लिया था। तुम बोझ नहीं हो बेटा, ये तुमने कैसे समझ लिया कि तुम हमारे लिए बोझ हो? तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। जीवन रूपी गाड़ी को संतुलित व सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता पड़ती है। बेटा तुम समझदार हो, निर्णय हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। पापा ने अपनी बात पूरी की। उनके चेहरे पर वो खुशी के भाव गायब हो चुके थे जो कुछ समय पूर्व थे। सब खोखली बातें हैं। स्त्री के लिए जीवन को चलाने के लिए पुरुष का आलम्बन आवश्यक नहीं। आपने ही तो उसे मेरे लिए ढूंढा था। क्या हुआ? कौन कहता है कि जीवन एक गाड़ी है जिसमें 2 पहिए का होना आवश्यक है? सबका जीवन अपना जीवन होता है जिसे व्यक्ति स्वयं जीता है, अपने अपने हिस्से का सुख और दुख स्वयं भोगता है। मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। पापा की बातों का प्रतिकार करते हुए मैंने अपने विचारों से पापा को अवगत कराना भी आवश्यक समझा। बेटा समझने का प्रयत्न करो, मैं और तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे। तुम्हारा भाई अपनी ही घर गृहस्थी में व्यस्त है, उसे हमारा ही हाल पूछने का समय नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वो तुम्हारे लिए कितना समय निकाल पाएगा? पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ करो। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा है। पापा माँ की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी कर चुके थे। पापा की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया मैंने। लंबी बातचीत करके मैं उन्हें किसी विवाद में उलझाना नहीं चाहती थी। अपनी बातों से उन्हें किसी प्रकार का तनाव नहीं देना चाहती थी। मैं चुप हो गई। पापा टीवी देखने में तल्लीन हो गए। टीवी पर उनका पसंदीदा समाचारों का कोई चैनल लगा था। माँ और पापा दोनों बड़े ही मनोयोग से समाचार देख रहे थे। माँ पापा दोनों ही समाचारों के किसी बिंदु पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। कुछ देर में सब कुछ सामान्य हो गया। आज सोने से पूर्व कुछ देर तक कंप्यूटर पर मैंने काम किया। कई दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था। एक अधूरा लेख पूरा किया। मैं जानती हूँ दूसरे दिन वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी, घर से कॉलेज व कॉलेज से घर। कॉलेज से लौटते समय मेरी और चंद्रकांता की इच्छा पुनः कुछ दूर पैदल चलने की हो रही थी। मार्ग में चलते हुए हम दोनों सायं की खुशनुमा ऋतु का आनंद व चर्चा करते हुए चल रहे थे।
मंद मंद चलते शीतल हवाओं के झोंकों से झूमते हुए वृक्षों के पत्ते, चारों तरफ विस्तृत हरियाली, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सहसा मेरे व चंद्रकांता के बढ़ते पग रुक गए। मार्ग के किनारे से कुछ दूर वृक्षों व झाड़ियों के पीछे छिपा वो जल से भरा पोखर जलकुंभी के पुष्पों से आच्छादित हो गया था। हम प्रतिदिन इसी मार्ग से आते जाते हैं, परंतु हमें ज्ञात न हो सका कि सृष्टि सौंदर्य का चितेरे ने कब रातों रात आकर पोखर को लाल गुलाबी जलकुंभियों से भरकर सौंदर्य के अद्भुत संसार को रच गया। कितना मनोरम है प्रकृति का ये सुंदर रूप। पतझड़ के पश्चात गिर चुके पत्तों से सूने हुए वृक्षों के पार ये पोखर हमें अब दिखाई दिया है। कुछ ही दिनों में वृक्षों की सूखी टहनियों पर निकलने को उत्सुक ये नई कोपलें पत्तों का रूप ले लेंगी और ये पोखर वृक्षों के मध्य छुप जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। चंद्रकांता ने मेरी बात का समर्थन किया। हम दोनों वहाँ पर बिखरे प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को निहारते रहे, पुनः चल दिए अपने अपने गंतव्य की ओर। अरे भोरहे के निकले राजा गलियाँ चलत हुई हैं, भूख लगत हुई हैं किनसे कहत हुई हैं, भूख की बात राजा दिल में अंगेजत हुई हैं। अरे भोरहे के निकले राजा गलियाँ चलत हुई हैं, प्यास लगत हुई हैं। दूर से आ रही विरह गीत की ध्वनियों के स्वर सुनकर मैं और कदाचित चंद्रकांता भी लोकगीत गाने वाली इस ग्रामीण स्त्री की पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। इसका घरवाला मजूरी करने हेतु शहर में गया होगा। उसकी स्मृतियों से व्याकुल हो रही स्त्री की पीड़ा इस गीत में छलक रही थी। कुछ दूर तक उसकी ध्वनियाँ हवाओं में तैर रही थीं। यदि हम कुछ दूर पैदल न आते तो इतने अच्छे भावपूर्ण लोकगीत हमें सुनने को कहाँ मिलते। मैंने चंद्रकांता की बातों का समर्थन किया। गाँवों में स्त्रियां घरेलू कार्यों को करते समय गीत गाया करती हैं। ये एक अच्छी परंपरा है। गीतों के आनंदातिरेक में वो कार्यों को सरलता से तनाव रहित होकर पूरा कर लेती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी बात का समर्थन करते हुए चंद्रकांता ने कहा। आजकल विक्रांत जब भी मुझसे मिलता है और भी विनम्रता और शिष्टाचार के साथ मिलता, ऐसा प्रतीत होता जैसे वह अनावश्यक रूप से मुझसे मिलने के अवसर ढूंढा करता। कभी कभी अच्छी अनुभूतियाँ तो कभी कड़वे अनुभवों के साथ गुजरते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस बीच मैं पिछले वैवाहिक जीवन से कानूनी रूप से भी मुक्त हो गई थी। अपने लेखन और शोध को और समय देने लगी थी। विक्रांत मुझसे मिलने के अवसर ढूंढ ही लेता। वो अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक व वैवाहिक जीवन की बातों को मुझसे साझा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत बातें मुझसे साझा करने का उसका क्या मंतव्य था, मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी बातें सुनती रहती निर्विकार, कभी कभी अनसुनी भी कर देती। मेरी रूप रंग की सुंदरता, मेरी मेधा, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता। पत्रिकाओं में छपे मेरे लेखों के लिए बधाई देने व प्रशंसा के पुल बांधने में वो कोई कोताही नहीं करता। मैं समझ गई थी कि विक्रांत मेरे समीप आने का प्रयत्न कर रहा है। जितना ही वो मेरे समीप आने का प्रयत्न करता, उतना ही मैं उससे दूरी बनाने का प्रयत्न करती। आज कॉलेज में इस सत्र का अंतिम दिन है। कल से ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। बचपन में जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती थी, मैं और भैया बहुत खुश होते थे। मस्ती, खेल, तरह तरह के चित्र, कार्टून बनाने में सारा दिन व्यतीत हो जाता था। न भूख प्यास का अनुभव, न थकान का। कल से अवकाश के बारे में सोचकर मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ, बचपन के दिनों की भांति। सच्ची कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बच्चा छुपा रहता है। कठिन दिनों में वो बच्चा कुछ खुशियों के पल देकर जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर के इस बच्चे को बचाकर रखना चाहिए। अवकाश की प्रथम सुबह, प्रतिदिन की आपाधापी भाग दौड़ से मुक्त मैं आज प्रातः कुछ विलंब से उठी हूँ। कॉलेज नहीं जाना है। आज नाश्ते व खाने में माँ बाबूजी की पसंद की कोई चीज़ बनाऊँगी। छुट्टियों में कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ूँगी, कुछ लेख लिखूँगी। शनै शनै कुछ अलग करने की उत्सुकता शिथिल होने लगी है। प्रातः सायं का समय तो घर के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। सुनसान दोपहर का समय व्यतीत करने में कठिनाई होती है। खालीपन काटने को दौड़ने लगता है तो कोई पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। इस बीच कुछ लेख भी लिखे हैं मैंने, जिन्हें उचित समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजूंगी। आज शाम की चाय बनाकर मैं छत पर ले आई हूँ। माँ बाबूजी भी छत पर ही बैठे हैं। घर के अंदर गर्मी व उमस है। छत की खुली हवा में गर्मी व उमस का प्रभाव कम है। बाबूजी की इच्छा थी कि आज शाम की चाय छत पर बैठकर पी जाए। इसी बहाने माँ बाबूजी के साथ मुझे भी कुछ देर बैठने को मिल जाएगा। गर्मियों की यही विशेषता है कि दिन में चलने वाली गर्म हवाएं सायं
शीतल पूर्वा के झोंकों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस समय छत के खुले वातावरण में ऐसा ही लग रहा था। अभी मैंने चाय की 2 घूंट ही पी थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन विक्रांत का था। आज प्रथम बार विक्रांत का फ़ोन मेरे पास। क्यों? उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? भांति भांति के प्रश्न मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे थे। उससे पूछने पर ज्ञात हुआ मेरा नंबर उसने चंद्रकांता से लिया है। फ़ोन करने का कारण मात्र मेरा हाल पूछना था। अवकाश के अधिकांश दिनों को मैंने अपने पसंदीदा कार्य पुस्तकें पढ़ने, विशेषकर अर्थशास्त्र से संबंधित व कुछ लेख लिखने में व्यतीत किया। मेरा दूरभाष नंबर मिल जाने के कारण अब विक्रांत अक्सर मुझे फ़ोन कर मेरा हाल पूछता। मैं ये बात समझ गई थी कि वो मुझसे संपर्क बढ़ाने के अवसर तलाशता रहता है। अधिसंख्य पुरुषों की मानसिकता यही होती है कि किसी स्त्री को अकेली, या कह सकते हैं कि पुरुषों की दृष्टि में अकेली और अबला है तो ऐसी स्त्री को लुभाने के प्रयत्न करते हैं। विक्रांत का मुझसे बात कर मेलजोल बढ़ाने के अवसर तलाशना मुझे इसी मानसिकता का द्योतक प्रतीत हो रहा था। अवकाश के दिन शनै शनै व्यतीत हो गए। जुलाई माह प्रारंभ हुआ और कॉलेज खुल गया। आज प्रथम दिन समस्त अध्यापक एक दूसरे से उत्साहपूर्वक मिल रहे थे। मुलाकातों, अभिवादन दौर चल ही रहा था कि चंद्रकांता मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसे देख मैं भी उसकी ओर बढ़ चली। अवकाश की लंबी अवधि में भी हम एक दूसरे से मिलने का समय नहीं निकाल पाए थे। इस उल्हाने के साथ हम देर तक हंसते रहे। वैसे भी चंद्रकांता हंसमुख स्वभाव की थी। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, वो प्रसन्न रहने के अवसर तलाश लेती। उसका यही स्वभाव मुझे अच्छा लगता है। इतने लंबे अवकाश में क्या क्या किया? मेरे इस प्रश्न पर वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। वो आ गया था। वो कौन? उसकी बात का अर्थ समझते हुए भी मैंने नासमझ बनते हुए हंसी में पूछा। अरे वो मेरा पति। उसे तो पता है ही कि मेरी छुट्टियां हो गई हैं, अतः मेरे साथ शरीर का सुख भोगने आया था। चंद्रकांता के कड़वे शब्दों को सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में सरस से एक आध बार मिलने का अवसर तलाश लूँगी, किंतु मेरा पति भी इसी समय के लिए अपनी छुट्टियां बचा कर रखे हुए था। अवकाश के अधिकांश दिनों तक वो यहीं रहा। तुम बताओ, तुमने कहाँ व्यतीत की अपनी छुट्टियां? सुना कि कोई बहुत व्याकुल हो रहा था तुम्हारा हाल पूछने के लिए। अपनी इस व्याकुलता में मेरा समय नष्ट करता रहा। अपनी बात पूरी करते हुए चंद्रकांता ने मुझसे ये प्रश्न पूछते हुए मुझसे चुहल की। मैं समझ गई कि उसका संकेत विक्रांत का उससे मेरा मोबाइल मांगने से था। उसकी बातों का उत्तर न दे मैं बस मुस्कुरा पड़ी। ये न समझना कि मेरा पति मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। ना ना ना, कतई नहीं। वो मुझसे घृणा करता है, अत्यंत घृणा। उसके समीप आने पर मुझे उसके घृणा की स्पष्ट अनुभूति होती है। उसके साथ मैं पूरा जीवन कैसे व्यतीत करूंगी नहीं जानती। कहते कहते चंद्रकांता रुक गई। आधी उम्र निकल जाने पर किसी दूसरे के संग घर बसाना ये तो अब संभव नहीं है। दोष मेरा न होते हुए भी सब मुझे ही चरित्रहीन कहेंगे। किशोर वय की तरफ बढ़ता मेरा बेटा है, मुझे उसकी फिक्र रहती है। सरस के साथ अपने लिए खुशियों के कुछ पल तलाश लेती हूँ। वो लेखक है, कविताएं लिखता है, प्रेम की, विरह की। मुझे उसकी कविताएं अच्छी लगती हैं। मुस्कुराते हुए चंद्रकांता ने अपनी बात पूरी की। चंद्रकांता की बातों तथा उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी पीड़ा को महसूस कर लिया था मैंने। मुझे विचार मग्न देख चंद्रकांता ने बातों की दिशा पलटते हुए कहा, तुम भी लिखती हो, तुम्हारा लेखन गंभीर व शोधपरक होता है। मुझे बुद्धिजीवी प्राणी अच्छे लगते हैं, तुम भी। चंद्रकांता की बातें सुन मैं मुस्कुरा पड़ी। ऐसा नहीं है, कुछ लिखने का शौक़ है तो कुछ समय व्यतीत करने की भी व्यवस्था। मैंने कहा, आज कॉलेज में नए सत्र का प्रथम दिन है। नए पुराने छात्र छात्राएं सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। कॉलेज कैंपस में परिचय के आदान प्रदान, गहमा गहमी का माहौल था, अतः शिक्षण कार्य स्वतः स्थगित था। मैं और चंद्रकांता स्टाफ रूम के एक शांत कोने में बैठ गए। मैं स्टाफ रूम की खिड़की से बाहर कैंपस में नए छात्रों की आवाजाही, उनके चेहरों पर फैली ऊर्जा, उत्साह देखकर उन सब में अपने युवा दिन तलाशने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे अपने कॉलेज के वे दिन स्मरण आने लगे जब हम भी कॉलेज के कैंपस में कुछ इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ बातों में मशगूल रहते थे। उस समय की बातें सोचकर अब हंसी आती है। हम कैसी निरर्थक व बेवकूफ़ी भरी बातें करते आपस में और उन बातों पर बेतहाशा हंसते। मज़ेदार तथ्य ये
कि उन निरर्थक बातों की लंबाई असीमित होती थी। हम किसी भी विषय पर घंटों बात करने की सामर्थ्य रखते थे, बातें निरर्थक हों चाहे अर्थपूर्ण। उस समय मैं भी बहुत बातूनी हुआ करती थी। धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता गया। मैं चुप रहने लगी, मेरे व्यक्तित्व में गंभीरता समाहित होने लगी। उन्मुक्त हंसी की अनुभूति तो मैं विस्मृत कर चुकी हूँ। कॉलेज में विक्रांत मुझसे बातें करने के अवसर तलाश लेता। मेरी इच्छा होने न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिदिन 1-2 बार वो अवश्य अपनी बातें मुझसे साझा करता, कभी इधर उधर की तो कभी अपनी पत्नी के तलाक देने की आगे बढ़ती प्रक्रिया के बारे में। मैं निर्लिप्त होकर उसकी बातें सुन लेती। कई बार मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयत्न किया, किंतु वो मेरे अनदेखा करने को भी अनदेखा कर देता। वो मुझे बुद्धिमान व आकर्षक कहता, मेरे व्यक्तित्व की प्रशंसा करता। यद्यपि उसकी इन बातों से मैं प्रभावित नहीं होती। मैं जानती हूँ कि उसकी पत्नी भले उच्च शिक्षित नहीं थी, किंतु उसके व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं थीं। वो सुघड़, गृहिणी व ममतामयी माँ थी, जिसे विक्रांत ने संसार के वाह्य चमक दमक से प्रभावित होकर छोड़ दिया है। अब वो किसी अन्य स्त्री को अपने जीवन में लाना चाहता है। कभी कभी मैं सोचने पर विवश हो जाती कि क्या सभी पुरुषों की मानसिकता ऐसी ही होती है। चंद्रकांता का पति विक्रांत स्वयं मेरा पति? मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे शीघ्र ही मिल जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पापा भी तो पुरुष हैं, पति हैं। मुझे स्मरण नहीं कि उन्होंने कभी माँ के हृदय को चोट पहुँचाई हो या अपने उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ा हो। यहाँ आकर पुरुषों के प्रति मेरी धारणा परिवर्तित हो जाती। एक दिन चंद्रकांता से ज्ञात हुआ कि विक्रांत का अपनी पत्नी से स्थायी रूप से अलगाव हो गया है। सुनकर हृदय पीड़ा तथा उसकी पत्नी के प्रति सहानुभूति से भर गया। मैं जानती हूँ कि किसी भी स्त्री के लिए सरल नहीं होता कि वो अकेलेपन की पीड़ा के साथ जीवन व्यतीत करे, किंतु जब अन्य पीड़ा इस पीड़ा से बड़ी हो जाती है, तब उसके समक्ष अकेलेपन की पीड़ा भी छोटी पड़ जाती है। उस दिन विक्रांत कॉलेज नहीं आया। दूसरे दिन उसके आने पर मैं उससे बात करने से बचती रही। मैं सामान्य कैसे रह सकती थी जहाँ एक स्त्री पराभूत हुई हो। विक्रांत का आकर्षक व्यक्तित्व व शालीनता में पगी बातें सब बनावटी लग रही थीं, प्लास्टिक के फूलों की भांति। विक्रांत से मैं कोई बात नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। ऋतुएं भी आती और चली जाती। मानसून भी जाने वाला है। खेतों की मेड़ों पर स्वतः उगाए कांस के सफ़ेद गुच्छे लहरा लहरा कर मानसून को विदा कर रहे हैं। गर्मी व उमस का मौसम समाप्त होने वाला है। खुशनुमा ऋतु दस्तक देने वाली है। चंद्रकांता भावनात्मक रूप से सरस के समीप हो चुकी थी। सरस के वैवाहिक जीवन से उसे कोई शिकायत नहीं थी। वैवाहिक जीवन वो भी तो जी रही थी। सरस भी चंद्रकांता के आकर्षण में बंध चुका था। चंद्रकांता सरस के प्रति अपने प्रेम व आकर्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती, शारीरिक व मानसिक रूप से जीवन का एकमात्र आलंबन व आवश्यकता। कभी मैं सोचती कि स्त्री पुरुषों में ऐसे संबंध स्थापित होने चाहिए। क्या ऐसे संबंध समाज में सही परंपराओं व मान्यताओं को स्थापित करते हैं? मेरी अंतरात्मा से यही ध्वनि निकलती कि नहीं, ऐसे संबंध अनैतिक हैं। जाने अनजाने इसमें भी एक स्त्री को एक स्त्री ही पीड़ित कर रही है। एक घर में रहते हुए घर के समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में अपना पूरा जीवन सच्चाई के साथ अर्पित कर रही है। उस स्त्री का क्या अपराध? सरस की पत्नी को उसके पर स्त्री के साथ स्थापित संबंधों का पता चले तो उसके हृदय को जो आघात पहुँचेगा, पीड़ा होगी, उस पीड़ा को कोई भुक्तभोगी स्त्री ही अनुभव कर सकती है। चंद्रकांता भूलवश या विवशता के कारण वही त्रुटि कर रही है जो पुरुष बहुधा स्त्रियों के साथ करते हैं। जब से विक्रांत का उसकी पत्नी से अलगाव हुआ है, तब से वो मेरी तरफ झुकता चला जा रहा है। कई बार अनेक अवसरों पर मैंने ये अनुभव किया है। आजकल साया कॉलेज से मेरे घर पहुंचते ही उसका फ़ोन आता है कि मैं सकुशल घर पहुंच गई हूं या नहीं। प्रतिदिन उसका फ़ोन आना मुझे अच्छा नहीं लगता। अनेक बार मना करने व फ़ोन ना उठाने पर भी वो फ़ोन करता है। अब उसे कैसे समझाऊं कि वो मुझे फ़ोन ना करे। अतः मैंने उसका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। उसने भी दूसरा मार्ग चुन लिया है, वो ये कि अब वो पापा को फ़ोन कर मेरा हाल चाल पूछता है। उस समय यदि मैं पापा के समक्ष होती हूँ तो असहज हो जाती हूँ। अर्थशास्त्र पर मेरी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हो गई थी। पुस्तक प्रकाशित होने पर विक्रांत अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। उस दिन कॉलेज में वो मेरे इर्द गिर्द ही बना रहा। इस अवसर पर मुझे पार्टी देने को उत्सुक था तथा मेरी अनुमति मांग रहा था। मैंने उससे बताया कि इसमें इतनी प्रसन्नता वाली कोई बात नहीं है कि आप मुझे पार्टी दें।
उसके हठ को देखते हुए मुझे दृढ़ता के साथ मना करना पड़ा। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता ही जा रहा था। मेरा अधिकांश समय पठन पाठन और लेखन में व्यतीत हो जाता। इतना वक्त न मिलता कि कभी मैं अपने आने वाले जीवन के लिए सोचूं। प्रतिदिन की ठहराव भरी दिनचर्या से अब मैं ऊब रही थी तथा थकान का अनुभव कर रही थी। माँ बाबूजी के बार बार कहने पर मैंने सप्ताह भर का अवकाश ले लिया है। आज अवकाश का प्रथम दिन है। मैं बार बार फ़ोन की तरफ क्यों देख रही हूँ? मुझे किसके फ़ोन की प्रतीक्षा है? कहीं विक्रांत के फ़ोन की तो नहीं? वही तो बार बार मुझे फ़ोन करता है। उसका फ़ोन आना और मेरी इच्छा न होते हुए भी उससे फ़ोन पर बातें करना मेरे स्वभाव में समाहित हो गया है। इस तथ्य को मैं स्वीकार करूं या न करूं, मैं जानती हूं कि मुझे विक्रांत के फ़ोन की ही प्रतीक्षा है। क्यों? आखिर क्यों? मैं तो विक्रांत को पसंद नहीं करती। वो अपनी ब्याहता पत्नी का बचाव कर सकता था। उसके माता पिता शिक्षित नहीं थे, किंतु वो तो उच्च शिक्षित था। उसे तो सभ्यता का परिचय देते हुए उस स्थिति को संभाल लेना चाहिए था। मुझे विक्रांत के जीवन का ये हिस्सा अच्छा नहीं लगता। उसको लेकर भांति भांति के विचार उठ रहे थे मेरे हृदय में। इन सब उहापोह के बीच में कहीं ना कहीं विक्रांत के फ़ोन की प्रतीक्षा भी कर रही थी। कुछ ही देर में फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन विक्रांत का ही था। मैंने विलंब किए बिना ही फ़ोन उठा लिया। विक्रांत मेरे अवकाश लेने का कारण पूछ रहा था। अवकाश का कारण मेरी अस्वस्थता जानकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था। शाम का भोजन तैयार कर मैं भी बाबूजी के पास ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मेरे साथ माँ भी आ गई थी। अभी 8 बजे हैं। पापा समाचार देखने में तल्लीन हैं, देश दुनिया की खबरें। यही मुझे भी पसंद है, अतः मैं भी समाचारों को उत्सुकतापूर्वक देखने लगी। बीच बीच में किसी विशेष समाचार के संदर्भ में हम एक दूसरे से विचार विमर्श भी कर लेते। सहसा दरवाजे की घंटी बज उठी। मैं बाबूजी को उठने से मना कर स्वयं दरवाजे पर गई। अपने समक्ष विक्रांत को खड़ा देख हड़बड़ा गई। वो प्रथम बार मेरे घर आया है, अतः हड़बड़ाहट स्वाभाविक ही थी। मैंने ड्राइंग रूम में उसे बुलाकर बैठने का संकेत किया। माँ बाबूजी से उसका परिचय कराया। उसके नाम से वो परिचित थे, क्योंकि अपने कॉलेज की घटनाओं से मैं उन्हें रूबरू कराया करती हूँ। पापा ने चाय के लिए उससे पूछा। उसने सहर्ष सहमति में अपना सिर हिलाया। कुछ ही मिनटों में मैं उसके लिए चाय बना लाई। हम सब चाय पी चुके थे, किंतु उसका साथ देने के लिए बाबूजी के लिए भी थोड़ी चाय बनाकर ले आई। विक्रांत ने मुझसे साथ में चाय पीने का आग्रह किया। मेरे मना करने पर उसके चेहरे पर फैल गई मायूसी को बाबूजी ने भांप लिया था, अतः उन्होंने अपनी चाय मेरे समक्ष रख पीने का आग्रह किया। उनका आग्रह मैं टाल न सकी। विक्रांत देर तक रुका रहा। मैंने अनुभव किया कि उसका देर तक रुकना माँ बाबूजी को अच्छा लग रहा था। उनसे बातें करने के लिए विक्रांत से अच्छा और कौन हो सकता था। कितने अपनेपन से वो भी माँ बाबूजी से बातें कर रहा था, मानो प्रथम बार नहीं, वो उनसे पहले भी कई बार मिल चुका हो। वो मुझसे सीमित बात ही करता रहा, किंतु बीच बीच में दृष्टि उठाकर वो मुझे अवश्य देख ले रहा था। जाते समय विक्रांत को मैं गेट तक छोड़ने आई। वो मुझे देर तक देखता रहा। यद्यपि शब्दहीन थी उसकी पूरी अभिव्यक्ति, किंतु मैं समझ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। मैं उसकी मूक भावनाओं को समझना नहीं चाह रही थी। तेजी से गेट बंद किया, शीघ्रता से भीतर आ गई। माँ बाबूजी के भोजन का समय हो रहा था, बल्कि कुछ विलंब ही हो गया था। मैं भोजन मेज पर लगाकर उन्हें आवाज़ दे चुकी थी। माँ बाबूजी चुपचाप खाना खा रहे थे। खाने के बीच में किसी व्यंजन के स्वाद पर टिप्पणी करने वाली माँ आज न जाने क्यों खामोश थी। पिताजी भी चुप थे। मुझे खाने के टेबल पर पसरा सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा था, अतः सन्नाटे को तोड़ने के प्रयास में मैंने ही बोलना आरंभ किया। बहुधा कम बोलने वाली मैं आज कुछ अधिक ही बोल रही थी, या कुछ और बात थी। माँ बाबूजी कुछ अलग रहस्यमयी दृश्य से मुझे देख रहे थे। उनके इस प्रकार देखने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि विक्रांत के साथ मेरा कोई लगाव है, या कहीं मैं विक्रांत से प्रेम करती हूँ। विक्रांत को लेकर कहीं उनके मन में कोई गलत धारणा न घर कर जाए, ये सोचकर मैं विचलित हो उठी। रसोई समेट कर शीघ्रता से मैं सोने के कमरे में आ गई। बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर करवटें बदलती रही, न जाने क्या क्या सोचती रही। विक्रांत के बारे में कतई नहीं। दीदी दीदी, सहसा पीछे से आवाज़ आई। कोई मुझे ही पुकार रहा था। कौन? पीछे पलट कर देखा तो महुआ थी।
मैं रुक गई। वो मुस्कुराती हुई मेरी ओर बढ़ी। आज वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई पुरुष भी था। ये मेरा आदमी है। मेरे पास आकर उसका परिचय देते हुए उसने कहा। छोटे कद का सांवले सा वो व्यक्ति किसी मजदूर की भांति लग रहा था। महुआ बताती तो है कि उसका पति मजदूरी करता है, किंतु आज प्रथम बार उसे देखा है। बिखरे बाल, गड्ढे में धसी आँखें, देखने में वो बीमार प्रतीत हो रहा था। महुआ बताती है कि वो अधिकतर बीमार ही रहता है। उसके विपरीत महुआ पूरे दिन कॉलेज की कैंटीन में काम करती है, सुबह शाम घर के सभी कार्य करती है, फिर भी हंसती रहती है। इतना काम करने के पश्चात भी सदा काम के प्रति तत्पर और ऊर्जा से ओतप्रोत। उस व्यक्ति ने मेरा अभिवादन किया तथा चुपचाप खड़ा रहा। महुआ ने अपने सलूके की जेब से रुपए निकाले और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए दीदी, आपने बड़े ही गाढ़े समय में मेरी मदद की। मैं चौंक पड़ी इस अप्रत्याशित घटना से, क्योंकि मुझे स्मरण ही नहीं था महुआ को दिए पैसों के बारे में। इस प्रकार मेरे प्रति कृतज्ञ होते हुए उसका मेरे पैसे वापस करना मुझे अभिभूत कर गया। इन पैसों से तुम बच्चों की आवश्यकता की कोई वस्तु खरीद लेना। पैसे ना लेते हुए मैंने कहा। महुआ के चेहरे पर आए संकोच व कृतज्ञता के भाव मुझसे छिपे न रह सके। वो और उसके पति ने मेरा अभिवादन किया। मैं अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ चली। शाम को कॉलेज छूटने पर महुआ मुझे कॉलेज के गेट पर खड़ी मिली। दीदी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने कहा। क्या बात है, बताओ, मैंने रुकते हुए कहा। दीदी, हमारे लायक कोई काम हो तो अवश्य बताइएगा, आपकी सेवा करके मुझे अच्छा लगेगा, महुआ ने कहा। उसके चेहरे पर वही कृतज्ञता के भाव थे। क्या करूं दीदी, घर बाहर का सारा काम मेरे ऊपर है। 3 छोटे बच्चे हैं घर में, उनकी देखभाल तथा दिन भर का यहाँ का काम। समय ही नहीं मिल पाता कि आप सब लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। नौकरी ना करूं तो घर कैसे चलेगा। कुछ क्षण रुककर महुआ ने अपनी बात पूरी की। हाँ, तुम बहुत परिश्रम करती हो, हम सब तुम्हारे परिश्रम व साहस की प्रशंसा करते हैं, मैंने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। दीदी, मेरे आदमी को तो आप देख ही रही हैं, वो कुछ काम नहीं करता, बीमार जो रहता है उसकी देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। थोड़ा स्वस्थ होने पर कभी कभी मजूरी करने चला जाता है। ताड़ी पीने का आदी है, अपने पैसे ताड़ी पीने में खर्च कर देता है, उसके बाद मुझसे मांगता है। क्या करूं दीदी, मेरा पति है, मुझ पर उसका अधिकार है। महुआ भावुकता में बह रही थी। अपना दुख दर्द मुझे बताकर अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाह रही थी। बहुधा शाम को मुझसे झगड़ पड़ता है, लाख अनसुना करूं, कभी कभी मैं भी झगड़ पड़ती हूँ। हाड़ मांस से बनी हूँ, इंसान हूँ, कब तक चुप रहूँ। उसकी एकमात्र अच्छी बात यह है कि उसने मेरे चरित्र को लेकर कभी भी मुझे गाली नहीं दी है। यही कारण है कि जीवन के धूप छाँव में मैंने सदा उसका साथ निभाया है। आगे भी उसकी दया हम पर बनी रहे। आसमान की ओर हाथ उठाकर महुआ ने कहा, हमारे आदिवासी समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम, परंतु दीदी वे बेटियों स्त्रियों का सम्मान बहुत करते हैं, महुआ कहती जा रही थी। मैं मुस्कुराते हुए महुआ की समझदारी भरी बातें सुनती रही। वो भी तो आज अपने हृदय की पीड़ा मुझसे कहकर अपना मन हल्का कर लेना चाह रही थी। आकर्षक सांवला रंग, सफ़ेद दंत पंक्ति तथा होठों को स्पर्श करती हुई झुलनी, महुआ आकर्षक लग रही थी। ऐसा हो भी क्यों ना, उसके हृदय की अच्छाइयाँ उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। सच ही कहा गया है कि चेहरा मन का दर्पण होता है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, आपसे बातें कर कर मन बहुत हल्का हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कोई अपनत्व का नाता हो। महुआ ने अभिवादन किया और चली गई। मैं ऑटो में बैठी महुआ के बारे में ही सोच रही थी। अनपढ़ महुआ ने कितनी सरलता से स्त्री के मन की संवेदनाओं को स्पष्ट कर दिया है। स्त्री का सम्मान ही स्त्री के लिए अमूल्य है। सम्मान के बिना वो महलों में भी सुखी नहीं रह सकती। सम्मान मिले तो झोपड़ी में भी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर लेगी। सच ही है कि स्त्रियों बेटियों का सम्मान सभ्य समाज की धुरी है। घर आकर भी मेरे विचारों में मंथन चलता रहा। आजकल शहरों में परिवारों के टूटने का यह भी एक प्रमुख कारण है। पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र पर संदेह कर अपने रिश्ते के मध्य एक न पटने वाली खाई का निर्माण कर देते हैं, जिसमें अंततः दोनों के रिश्ते दफन हो जाते हैं। चंद्रकांता के वैवाहिक जीवन में होने वाला परिवर्तन कुछ इसी प्रकार का नहीं है।
पति द्वारा तिरस्कार, उपेक्षा व उसके चरित्र पर संदेह ही क्या उसे विवश नहीं कर रहा, विद्रोह हेतु? उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 4 में।